दफा जो काउंट हुई जी अपोजिशन 42 ट्रेजरी 43 द बिल स्टैंड्स पास। आप न हुकूमत है न अपोजिशन है, इस बिल को एजेंडे से फारिग कर दे। शर्म करो, हया करो, अपने खर्चे कम करो, पाकिस्तान को किस लिए गिरवी रखे हो। अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया। वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर बारी जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, हुकूमत को राख का ढेर बनाने और खसोखाशाक की तरह उड़ाने की बातें करने वाली ऑपोजिशन आज एक बार फिर सेनेट में 57 अराकीन के साथ अक्सरियत होने के बावजूद शिकस्त से दो चार हो चुकी है। अब भला ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च का डरावा दे या अदम एतमाद की धमकियां लगाए, हुकूमत तो इनसे डरने वाली नहीं लगती। आज ऑपोजिशन से यही सवाल करेंगे कि आखिर हर अहम मौके पर इनके अरकान पूरे नहीं होते तो फिर इनको हुकूमत की सफ़ों से अदम एतमाद के लिए वोट मिल जाएंगे। ये बात भला कैसे मान ली जाए? क्या ऐसा तो नहीं कि जिस तरह ऑपोजिशन की धमकियां खाली और ख्याली हैं, वैसे ही इनके नंबर्स भी ख्याली हैं? ऑपोजिशन के ख्याली इनकलाब के साथ साथ हुकूमत की खाम ख्याली की बात भी कर लेते हैं, जिसे अपनी कारकर्दगी के सही होने पर बहुत घमंड है। अब 66 रोज से कराची की इंडस्ट्री को गैस सप्लाई नहीं मिल रही, जिसका यकीनन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है और एक्सपोर्ट मुतासिर हो सकती हैं। लेकिन हुकूमत दावे कर रही है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को अपनी कारकर्दगी के लिए तमगा समझने वाली हुकूमत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दे रही, बल्कि नई से नई स्पिन देती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर अपने इक़्तिदार के हर आने वाले साल में नया रिकॉर्ड कायम करने वाली हुकूमत अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ट्रांसपेरेंसी पर ही सवाल उठा चुकी है, क्योंकि हुकूमत के ख्याल में करप्शन के खिलाफ इसकी जंग कमाल है। ये खाम ख्याली नहीं तो और क्या है, क्योंकि शहजाद अकबर की नाकामी का एतराफ़ खुद वज़ीर आज़म करते हैं कि वो डिलीवर करने में नाकाम रहे, मगर एहतसाब की जंग जारी है और यही आलम नवाज शरीफ के बाहर जाने और वापस आने के मसले पर भी तारी है। एहतसाब, कारकर्दगी और मईशत पर ये खाम ख्याली आखिर कब दूर होगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब, कादर खान मंदोखेल साहब हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं और मियां जावेद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। और आज हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम के आगाज़ में लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मौजूद हैं, क्योंकि आज गिलानी साहब पे बहुत ज़्यादा जो है वो बातें हो रही हैं कि गिलानी साहब आखिर आज सेनेट में मौजूद क्यों नहीं थे, बल्कि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से ये जो आज वोट हुआ है ये वो हार गए हैं, अपोजिशन हार गई है। गिलानी साहब, गवर्नमेंट आपका जो है वो शुक्रिया अदा कर रही है, फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा आपका शुक्रिया अदा किया है। पीएमएलएन और ऑपोजिशन, बिलखुसूस पीएमएलएन, इस वक्त आपको तनकीद का निशाना जो है वो बनाए हुए है। उनका ये कहना है कि आपके उस एक वोट पर जो है, एक वोट की वजह से जो है वो हम हार गए। अब आपका भी मैं सुन रही थी बयान जो आ रहा था, आपने कहा जी एजेंडा जो है बिल्कुल लास्ट मिनट पे सेट हुआ और सारा जो आपको टाइम नहीं मिला, इट वाज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो अभी ये इजलास होना था IMF का, वो 2 फरवरी को है। दैट जस्ट लीव्स आज का दिन, कल का दिन और मंडे का दिन। तो क्या आपको ये नहीं चाहिए था कि आप पहरा देते यहाँ पर और अपनी जो मौजूदगी है उसको यकीनी बनाते यहाँ पे इस्लामाबाद में? तो मारिया, आपने 2-3-4 सवाल इकट्ठे कर लिए और जो यहाँ ऑनरेबल हमारे दोस्त बैठे हैं उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक तो आपने तनकीद की बात की मुस्लिम लीग की तरफ, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक हमारे ऑनरेबल सेनेटर्स हैं, उनकी भी एक प्रोग्राम में मेरी बात हुई है। नॉर्मली मैं बीपर पे कभी नहीं आया, मगर आज चूंकि इम्पोर्टेंट इशू था तो मैं इसलिए आया हूँ। तो उनसे भी मैं ये आपको पहली बात क्लियर कर दूँ कि एक इंडिविजुअल की बात है, इट इज़ नॉट द पार्टी लाइन कि आप कह दें कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आपको क्रिटिसाइज कर रही है। नंबर 2, ये जो नंबर की जो पोजीशन है, इनको हर वक्त इंटैक्ट रखना, मेजॉरिटी में रखना, इट इज़ नॉट अ इजी टास्क, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क।
क्योंकि कई लोग अब्रॉड हैं, कोई लोग बीमार हैं, कोई लोग अपने उनके ओकेजन्स हैं, उनके ऊपर बिजी हैं, तो इसलिए उनको सबको इंटैक्ट रखना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं भी स्पीकर कौमी असेंबली रहा हूँ और कई दुनिया के पार्लियामेंट्स का मैंने दौरा किया है। ये प्रोसीडिंग्स नहीं होती जिस तरीके से यहाँ चला रहे हैं। यहाँ ऑर्डिनेंस के जरिए ही बुलडोज कर दिया जाता है। अब आप ये देखें कि जैसे आपने कहा कि आई शुड हैव बीन वेरी विजिलेंट, यस आई एम विजिलेंट, टू टेल मी इन ऑल दीज टाइम कब मैं एब्सेंट हुआ हूँ पहले? कभी मैं एब्सेंट नहीं हुआ, बल्कि अभी लास्ट टाइम में मेरा ये हुआ था, ये रूल ऑफ बिजनेस को सस्पेंड करना चाह रहे थे एंड आई डिडंट अलाउ देम। इसलिए मैंने नहीं अलाउ किया कि अगर एक दफा रूल्स ऑफ बिजनेस को सस्पेंड करेंगे तो फिर किसी एजेंडा को ये लेकर आ सकते हैं इन इमरजेंसी और हमें पता भी नहीं होगा। तो उस पे मेरा बड़ा इनके साथ झगड़ा हुआ, तो बट आई डिडंट अलाउ देम। अब ये पोजीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक अब 12 बजे से तो पहले आना चाहिए। अब ये 1 बजे मेरे रात को मेरे घर पहुंचा रहे हैं ऑर्डर ऑफ द डे। एंड आई वाज इन मुल्तान फॉर द फ्यूनरल ऑफ हिना रब्बानी खर एंड रजा रब्बानी खर's father, who are my 2 honorable members of the National Assembly. तो मगर ये है कि अगर उसको मैं उनको छोड़ के मैं आ सकता था, प्रोवाइडेड कि ऑर्डर ऑफ द डे मुझे मिलता। अब ये था कि आपने जैसे कहा 2 तारीख से पहले किसी दिन वो कर सकते थे, मगर उस दिन नहीं किया उन्होंने ऑर्डर ऑफ द डे उन्होंने लेट किया और उसके बाद नेक्स्ट डे ऑर्डर ऑफ द डे नहीं आ सकता, एक दिन पहले आना होता है। तो इसलिए दैट वाज द रीजन कि मुझे जाना था उनकी कुलखानी पे, ठीक है, मगर वो मैं एब्सटेन कर सकता था प्रोवाइडेड के एजेंडा मुझे इन टाइम मिलता। अच्छा गिलानी साहब, इस पे ना इस वक्त जो आपको पता है इस्लामाबाद में चहम गोइयाँ होती हैं और पहले भी आपका जो जब आप इलेक्ट भी हुए हैं तो उस पर भी कहा गया कि जी बाप के बाप से जो है वो वोट ले लिया गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो वो बातें हुई। तो अभी भी हो रही कि कहीं गिलानी साहब को वो कॉल तो नहीं आ गई, जो फ़ोन कॉल्स की बात करते हैं, कहीं गिलानी साहब को तो कॉल नहीं आ गई कहीं? बाबा ये बताएं मुझे कि जब मैंने आपके नंबर गेम्स कहा तो अभी आपने बहुत लंबी एक स्पीच की और उस पर कहा कि ऑपोजिशन जो है ये अदब इत्माद की बात भी कर रही है और फिर नंबर गेम तो होता है तो इनके नंबर पूरे भी नहीं होते। ये मुझे बताएं, मैंने कंटेस्टेड द नेशनल असेंबली सीट, वो नेशनल असेंबली से सेनेट की सीट पे लड़ा तो द गवर्नमेंट वाज डिफीटेड और उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। तो वोट ऑफ द कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया तो दैट शोड बी ब्रॉट अप नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट देम। तो वो भी फेक था। नहीं सर, वो नहीं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मियां जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्या उनसे पूछ लूं कि क्या ये सिर्फ एक फ़र्द वाहिद का जो है ये स्टेटमेंट है, क्योंकि अगेन इज़ कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू मरीम नवाज साहिबा भी, और ये जो बातें होती नहीं बाप के बाप से वोट ले लिया तो मरीम नवाज साहिबा बातें करती नहीं, तो क्या फिर वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है? जी मारिया, बात ये है, अब आज की बात करें, पहले की बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। नहीं सर आप ना दें, लेकिन अगर मुझे इजाजत दें तो मैं मियां साहब से अगर पूछ लूं। आज की बात करें, बिल्कुल, आज के पहले दिन में अगर एब्सटेन हुए हैं तो वी हैड 57 मेंबर्स राइट एंड वी वर 43। अब बताएं फ्रॉम 43 फ्रॉम 57 वी वर 43 एंड हाउ मेनी अदर मेंबर्स आर मिसिंग? आई एग्री। तो वो मैं बिल्कुल आगे जाके मैं बिल्कुल आगे जाके इस पे सवाल पूछूंगी। पीके मैक के लोग भी मिसिंग थे, बीएनपी मेंगल के लोग भी मिसिंग थे, बट इफ यू अलाउ मी, सुने मारिया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी बट दे डिडंट गेट द ऑर्डर ऑफ द डे इन टाइम और दैट वाज बुलडोज, क्योंकि पहले दे वर डिफीटेड, फिर उन्होंने आधा घंटा बायस ओपिनियन ऑफ द चेयरमैन सेनेट को उन्होंने आधा घंटा उनको दिया। Again, they didn't have the proper number. Then वो जो इंडिपेंडेंट ग्रुप था उनको प्रेशराइज किया, उनको फिर लेकर आए, पहली दफा उन्होंने वोट नहीं दिया। फिर इन्होंने एक कोविड पेशेंट को विद ऑक्सीजन लेकर आए, SOPs को भी ब्रेक किया, इवन देन दे वर नॉट विनिंग, फिर चेयरमैन सेनेट ने खुद वोट दिया। राइट लेकिन वो कोविड पेशेंट जो हैं वो डॉक्टर जरका साहिबा, वो आपको पता है ना कि लाहौर में जो है वो रहती हैं, तो जाहिर है
पहले से ये हिकमत अमली का हिस्सा होगा। अगेन कमिंग बैक वही चीज़ वापस आ जाती है कि आपको पता है कि बकौल आपके गवर्नमेंट इज प्लेइंग फाउल, तो यू शुड बीन रेडी। मैं जरा अगर जावेद लतीफ साहब से ये पूछ लूं, देखिए आप अगर इस पे बात करनी चाहते हैं तो अगर सपोज अगर वो हम जीत जाते हैं, हम अब अगर जीत जाते तो ये फिर ये जॉइंट सेशन में फिर ये कर देते जैसे पहले किया है। सर बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिक्स ना, बिकॉज इस वक्त ये आपने जो यूनिटी है ऑपोजिशन की दैट इज पैरामाउंट और वो आपने दिखानी है। गिलानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर एक चीज मैं आपको बता दूं, जी बताइए। इधर मेनी मेंबर्स वर मिसिंग और इंटेंशनली नहीं थे, कुछ बीमार थे, कुछ अब्रॉड थे, कुछ लेकिन नहीं। कुछ इंटेंशनली भी थे। उमर फारूक साहब एएनपी वाले आए, उसके बाद टहल के थोड़ी देर बाद जब काउंटिंग का टाइम आया तो निकल गए, तो ये तो फिर सवाल उठते हैं ना सर ऑपोजिशन के किरदार पे। I was not present in the house के कौन उठ के चला गया, मगर ये मैं बता होता रहा सर कि ये सारे मेंबर्स को मेरे स्टाफ ने उनको इन्फॉर्म किया था टू कम बिकॉज आई वाज कमिंग। और दूसरा ये है कि जो वो ग्रुप है दिलावर खान से मेरी पर्सनल बात हुई थी एंड आई इनवाइटेड हिम, ही वाज इन मर्दान, यू मस्ट कम एंड ही केम। अगर मुझे ये ख्याल होता कि वो आकर मेरे खिलाफ वोट करेंगे तो मैं उनको क्यों बुलाता। ठीक, चले बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा सवाल भी उठने हैं। गिलानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब ऑब्वियसली इस पे एक तनकीद तो जो है वो अपोजिशन कैंप से आ रही है, जो मुसद्दिक साहब की ट्वीट बहुत ज़्यादा कोट हो रही है, लेकिन हुकूमती कैंप बहुत खुश नज़र आ रहा है, मुतमईन नज़र आ रहा है। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं ज़रा वो सुन लेते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया, और पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर है शुक्रिया अदा करना बनता है कि अगर उन्होंने इस तरह से मुल्क के मफाद में ये फैसला किया है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये अपोजिशन का कोई पता नहीं, एक दिन कुछ होते हैं, दूसरे दिन कुछ होते हैं, आपस में लड़ के इनका जो है वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर ना आ जाए। मैं बस इस पर ज़रा परेशान हूँ। अच्छा, मैं ज़रा मंदुखेल साहब की तरफ चलती हूँ। मंदुखेल साहब, इस वक्त परसेप्शन ये लगती है कि ऑपोजिशन ने अवाम को इस वक्त ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कोई 23 मार्च का कह रहा है, कुछ 27 मार्च का जो है वो कह रहा है, लेकिन जहाँ अमली तौर पे आप कुछ कर सकते हैं वहाँ आपका अपना हाउस जो है वो डिवाइडेड है। अगेन अब ये पता था सबको कि 2 तारीख को जो है वो इजलास है IMF का, उससे पहले ये हुकूमत बकौल आपकी इवन इफ इट्स प्लेइंग फाउल, तो आपको तो बिल्कुल सेफ गार्ड करके अपने आप को और बिल्कुल चौकन्ना जो है वो रहना चाहिए था। लेकिन ना सिर्फ आपके लोग बल्कि ऑपोजिशन BNP मैंगल भी मिसिंग थी, उसके बाद PK मैप के लोग भी जो है वो मिसिंग थे, ANP भी मिसिंग थी। तो सवाल ये उठता है कि जहां आप कुछ कर सकते हैं वहां आप लोग मुत्तहिद नहीं हैं, वहां आप लोग जो है वो यूनिटी नहीं दिखा रहे, तो आप करेंगे क्या? जो हुकूमत को गिराने के दावे हैं वो तो फिर धरे के धरे रह जाते हैं। डॉक्टर मारिया, आप समेत बहुत सारे चैनल ने इस बात पर जोर दिए कि ये बिल पास हो गया, अपोजिशन नहीं थी या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नहीं थे, वो तो सारी तफसील आपने खुद सुना दी है, बल्कि बात कर लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। अब सवाल ये है कि पहली बात तो ये कि ऐसे शर्मनाक बिल जहां पूरा का पूरा स्टेट बैंक IMF के हवाले कर दिया है, जहां स्टेट बैंक का जो 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 हमारी डिफेंस का अकाउंट है वो एक अकाउंट होगा और जारी बात है उसको देखेगा इंडिया के लोग और अमेरिकन लोग जो IMF में मेजॉरिटी से बैठे हुए हैं, बजाय उस तरफ लाने की अब इस तरफ जोर दे रहे। अब आपको एक आध मिसाल में सुना देता हूँ। मैं कौमी असम्बली के लॉ एंड जस्टिस कमेटी का मेंबर भी हूँ। कल और परसों हमारा इजलास था, उससे पहले इजलास था, नैब ऑर्डिनेंस हमने पास नहीं होने दी है, जो नैब के चेयरमैन के हवाले से या दूसरी चीज़ें थी। पिछले इजलास में भी हम 10 लोग थे और हुकूमत के 3 थे और पूरा सेशन ख़त्म कर दिए। कल फिर यही हुआ, परसों फिर ये हुआ। हम अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के दफ्तर में मौजूद थे, हम पूरा मुतहद थे और उस मुतहद की वजह से वज़ीर कानून को पता चला, वो इजलास में नहीं आया। फिर उसको नेक्स्ट डे के लिए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ने रखने की कोशिश की, तो फिर जब उसको पहले उसने रखा, उसके बाद जब उसको पता चला कि वो कल भी मिनिस्टर साहब नहीं होंगे या तादाद हमारी नहीं है, तो हमने जो नए ऑर्डिनेंस के वजह से बिल पास नहीं होने दिया। अब आप ये बताएं कि उसमें जो अभी गिलानी साहब को बताया कि रात 1 बजे, इस तरह आपको
मैं थोड़ा सा एक और मिसाल दूं, टेक्निकली आपको लॉजिकली बात बताना पसंद करूंगा। इससे पहले जब ये मिनी बजट आ रहा था और मिनी बजट में हम जब हाउस के अंदर हमने डिप्टी स्पीकर उस वक्त चेयर करे थे, जब हमने उसे सवाल किया है कि भाई मिनी बजट आ रहा है, तो डिप्टी स्पीकर ने कहा मिनी बजट नहीं आ रहा है और एग्जैक्ट 24 घंटे बाद आया है। ये हुकूमत इस तरह की हरबे इस्तेमाल करते हैं कि रात 1 बजे अचानक किस तरह, और फिर जैसे गिलानी साहब ने बताया कि सब लोगों को इकट्ठा रखना, मुतहद रखना, ये भी पॉसिबल नहीं है। और फिर मैं थोड़ा सा जो मुसद्दिक मलिक साहब की बात की तरफ एक जवाब देना कहूँगा। गिलानी साहब हमारे मोहतरम है, वो तो लिहाज करते हैं, मैं लिहाज व्याज वाला नहीं हूँ, मैं खरी खरी आदमी को मुंह भी सुनाता हूँ। आज अगर 5 सेनेटर पीटीआई के पंजाब से मुंतखब हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की वजह से, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने उनके जो जागीर तरीन ग्रुप था 32 एमपी उनके पास थे और बाकी एमपी भी उसे नाला थे, तो उनको वहाँ एक आध सेनेटर से ज्यादा नहीं होना था। मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ मुका करके और एक सीट काफली को दिए, कमीशन के तौर पे 5 पीटीआई ने लिए, 5 नून लीग ने लिए। तो उस चीज को भी याद रखिए। आज अगर मुशाहिद हुसैन नहीं है, आज अगर मुशाहिद हुसैन नहीं है, सुन एक जुमला, आज अगर मुशाहिद हुसैन नहीं, सुन भाई, उसको कॉड हो गया, इसाक डार को डर लगा है, फलां को ये हो गया, एनपी वाला निकल गया, पुख्तनख्वा वाला नहीं है, तो फिर हम ही गुनाहगार हो गए सारे। तो ये मैं तो वही बात कर रही हूं ना, आप तो मेरे पॉइंट को एंडोर्स कर रहे हैं। मेरे अपोजिशन लीडर को मंदोखेल साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप तो मेरे पॉइंट को एंडोर्स कर रहे हैं ना कि आपस में आप लोग मुत्तहिद नहीं हैं, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुल्क को गिरवी रख दिया, तो ऑल द मोर रीजन कि आपका ऑपोजिशन का एक बंदा प्रेजेंट होता। 3 दफा इजलास IMF के साथ मुलतवी हो गया था बकौल आपके, इफ द गवर्नमेंट इज प्लेइंग फाउल, तो फिर तो आपको ज्यादा जो है वो चौकन्ना जो है वो रहना चाहिए था। मैं जरा अली मोहम्मद खान साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, ऑब्वियसली एक तरफ तो आप बहुत खुश हैं कि गिलानी साहब नहीं थे और ये बिल जो है वो पास हो गया, लेकिन साथ ही साथ जो है वो जो ये इल्जामात आ रहे हैं, शहरी रहमान साहिबा क्या कह रही हैं, बाकी अपोजिशन क्या कह रही है, जरा सुन लेते हैं, फिर आपकी तरफ आपका पॉइंट ऑफ व्यूज पे लूंगी। ये पाकिस्तान की सॉवरेन खुद मुख्तारी, इसकी नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती, डिफेंस बजट, हर चीज गिरवी लग रहे हैं। अपने खर्चे कम करो, पाकिस्तान को किस लिए गिरवी रखे हो? शर्म करो, हया करो। इस वक्त तुम लोग को मुस्तफी हो जाना चाहिए, इमरान खान को मुस्तफी हो जाना चाहिए। अली भाई क्या कहेंगे, जो इल्जामात लग रहे हैं इस पे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। देख लिया आपने, जो इनका इत्तेफाक व इत्तेहाद है, पारा पारा है, चाहे वो कौमी असम्बली का फ्लोर हो और चाहे सेनेट का फ्लोर हो। मुझे तो बिकॉज ऑफ माय पोर्टफोलियो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि सेनेट में भी हुकूमत को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वहाँ भी मैं इनके इत्तेफाक व इत्तेहाद को देखता हूँ कि कितना मिसाली इत्तेफाक और इत्तेहाद है अपोजिशन का। आज आपने फिर उसका नज़ारा देख लिया, तो इन हालात में तो हमें मैं समझता हूँ कि बहुत डर लगना चाहिए जो इनके इत्तेफाक इत्तेहाद के मुजाहरे हम देख रहे हैं। इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में गिलानी साहब जेन्युइनली वो फातिहा के लिए वहाँ रुके होंगे, क्योंकि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, तो उनसे तो मैं गलत बयानी की तवक्को नहीं करता। लेकिन जो जिस तरीके से आज मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा वहाँ बोली हैं, मैं उधर ही था, तो ये सवाल अपनी लीडरशिप पे वो रखती हैं। पहले जब उनकी हुकूमत थी, हम तो पहली बार गए हैं, ये तो पता नहीं 8 दर्जन बार तो पीपल्स पार्टी खुद गई है IMF के पास। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब पीपल्स पार्टी IMF के पास जा रही थी, तो उस वक्त मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा के क्या ख्यालात थे। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, तो मुस्लिम लीग नून की तो ये हालत है कि आपने देख लिया, आज एक बार फिर उनको सेनेट में मुंह की खानी पड़ी। देखें मसला क्या है इनका, मसला ये है, मसला इनका इमरान खान है, मसला इनका पाकिस्तान नहीं है, ना पाकिस्तान के अवाम है। अगर मसला इनका पाकिस्तान के अवाम होते, आज इनका एक बंदा एक्शन ना होता। ये कोई बच्चों वाली बातें हैं कि एजेंडा हमें वक्त पे नहीं मिला, फला नहीं मिला। आपको पता था आज इजलास है, आपको पता था कि 2 तारीख से पहले या जो भी तारीख है उससे पहले हमने पास करना है, तो हम जो है अपने बंदे वहां पे रखते। मैं समझता हूँ, देखें इमरान खान साहब के सामने जो चैलेंजेस हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो हैं वो महंगाई का इशू है और कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस। जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है, ये आपस में एक दूसरे के लिए खुद ही काफी है। चले, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि जो मुसद्दिक साहब की ट्वीट बहुत ज़्यादा कोट हो रही है, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ
ने इस वक्त जो है ये एक तरह से सरेंडर कर दिया है IMF की तरफ, और ये सारा जो बिल पास हुआ है ये गिलानी साहब की वजह से हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं फर्द वाहिद की जो है ये परसेप्शन है, ये पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। तो पहले तो मैं आपसे इस पे क्लैरिटी चाहूँगी कि क्या ये पार्टी का मौक़िफ़ है या ये वाकई सिर्फ मुसद्दिक साहब ही सोच रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के साथ दोबारा जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है वो मुसद्दिक मलिक साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की जो है वो ट्वीट पर हो रही है। इसमें कहा गया है कि कमाल है कि क्या है, स्टेट बैंक का बिल पेश हुआ, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी गायब, एक वोट यानी गिलानी साहब का वोट कम होने से पाकिस्तान को IMF का गुलाम बना दिया गया। डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की ट्वीट कोट हो रही है बकौल गिलानी साहब के, ये फ़र्द वाहिद का जो है वो परसेप्शन है, उनका ओपिनियन है, ये PMLN इस तरह नहीं सोचती। अगर इस पर कोई वजाहत देना चाहें, तस्दीक या तरदीद करना चाहें। जी देखिए, बात यह है कि जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है वो तो जाहिर है अपोजिशन के हवाले से मैं समझता हूँ कि उसमें काफ़ी कंसर्न शो किए जा रहे हैं मीडिया पे, तज्जिया निगार, अपोजिशन पार्टियाँ, और ये नंबर गेम अगर पूरी होती तो यकीनन ये बिल जो है आज पास ना हो पाता सेनेट से। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर ये टर्न डाउन भी हो जाता तो अगले 2 से 3 दिन में जॉइंट सेशन कॉल होना था, और जॉइंट सेशन में चूंकि हुकूमत की अक्सरियत है तो इसलिए ये जॉइंट सेशन से पास हो जाता। यानी जो अपोजिशन होती है बुनियादी तौर पे वो माइनॉरिटी होती है, अक़लियत होती है, इसीलिए वो अपोजिशन होती है। और इससे पहले भी जो रवायत रही है हुकूमत की कि वो जो बिल होते हैं जिसमें कौमी अहमियत के हामिल मसाइल होते हैं, इशूज होते हैं, उन्हें हमेशा बुलडोज करते रहे हैं। उन्हें कभी उन्होंने अपोजिशन की जो राय है वो लेनी उन्होंने गवारा नहीं की, या जो अमेंडमेंट्स अपोजिशन देती है कोई अपनी आरा से हाउस में देती है, वो उसको मैं समझता हूँ कि कभी भी उन्होंने किसी अपने बिल का हिस्सा नहीं बनाया, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बिल ने रुकना नहीं था, ये बिल जॉइंट सेशन में चला जाता, लेकिन ये जो वाकया हुआ और उसमें जितने सेनेटर्स की तादाद कम हुई और लीडर ऑफ अपोजिशन भी सेनेट में नहीं थे, उससे मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के लिए जग हसाई का सबब बना है ये सारा मामला, और ये अगर ना होता तो बहुत बेहतर होता। मैं इस सिलसिले में ये राय रखता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी, PDM में जो बाकी जमातें शामिल हैं, क्या उनसे, क्योंकि PK मैप के लोग भी मिसिंग थे, BNP मैंगल के लोग भी जो हैं वो मिसिंग थे, क्या उनसे कोई राब्ता हुआ आपका? क्या आपने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ, आप लोग क्यों शामिल नहीं थे? देखिए, क्योंकि आज का वाकया है और PDM की सतह के ऊपर यकीनन ये बात होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि PDM में जो शामिल जो जमातें हैं उनसे बड़ा वाज़ेह एक मौक़िफ़ है इस हुकूमत के हवाले से। इस हुकूमत की जो गैर आइनी गैर जमहूरी इक़दाम हैं, अफकंडे हैं, उन सब के हवाले से PDM का बड़ा वाज़ेह एक मौक़िफ़ है। तो जिन जमातों के सेनेटर्स जो PDM में शामिल जमातें हैं वो अगर हाजिर थे तो इस पर यकीनन बात होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बात इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि अभी ज़्यादा दूर नहीं, 25 तारीख को इजलास जो PDM का हुआ उसमें बाकायदा यही कहा गया कि इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे और हम जो है वो हुकूमत को गिराएंगे। तो क्या अब आप ये फिर समझते हैं कि ठीक है, चले जॉइंट ऑपोजिशन वाली बात तो एक अपनी जगह, बट ये ऑप्टिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है और आपने भी कहा जागनसाई बहुत ज़्यादा हुई है, तो फिर इसका मतलब ट्रस्ट डेफिसिट है, PDM के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट है, ऑल ऑफ यू आर नॉट ऑन द सेम पेज, यूनिटी नहीं है PDM के अंदर। ये तो फिर आज वाज़ेह हो गई ना, हुकूमत के लिए तो कोई खतरा नहीं है। देखिए, PDM के अंदर जो शामिल जमातें हैं, मैं नहीं समझता कि डॉक्टर साहब उनमें कोई ट्रस्ट डेफिसिट है, लेकिन आप ये कहें कि जो टोटल अपोजिशन की जमातें हैं उनके अंदर जो एतमाद है होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि PDM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलहदगी, ANP की अलहदगी। आप देखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो सीट जीती गई वो कौमी असम्बली के मेंबरान ने वोट दिए थे और अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर बने थे। यही कौमी असम्बली के मेंबरान हैं जिन्होंने अक्सरियत की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब किया था। यानी एक लम्हे के लिए जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये सीट जीते तो उस वक्त गवर्नमेंट कौमी असम्बली में अक्सरियत से अक़लियत बन गई
मेजॉरिटी से माइनॉरिटी बन गई, और माइनॉरिटी का मतलब है कि यू आर गॉन। और अगर ये रफ्तार बाकी रहती, ये स्पिरिट बाकी रहती, पीपल्स पार्टी ना होती, तो आप यकीन करें कि ये गवर्नमेंट कब की अपने घर को जा चुकी होती। इसमें मैं कम अज कम बिल्कुल क्लियर हूँ। और अब दोबारा ये रास्ते जिनमें फासले पैदा हुए हैं अपोजिशन पार्टियों में, इन्हें कम होना चाहिए। मैं तो इस ख्याल का हामी हूँ। और जब मंजिल एक हो तो फिर तो मैं समझता हूँ कि छोटे मोटे आपस में अगर कोई इख्तिलाफात हैं, कोई बात छोटी मोटी हो भी जाती है, उसे दरगुजर कर देना चाहिए। छोटी सी जो है वो ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन अलमिया तो यहाँ पे ये है कि पीडीएम के जो हेड है मौलाना फजल रहमान साहब, एक बात गिलानी साहब की तो हो रही है, लेकिन उनके अपने सेनेटर तलहा महमूद साहब वो भी मिसिंग थे। तो दिस टॉक्स वॉल्यूम्स अबाउट द ट्रस्ट डेफिसिट और पीटीएम की जो यूनिटी है उस पर। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मंदुखेल साहब की तरफ जाऊंगी। मंदुखेल साहब, अब जो जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, ऑब्वियसली आपका भी लॉन्ग मार्च होना है 27 तारीख को, जो आपने कराची शुरू करना है, उसका हदफ तो यही है कि हुकूमत जो है वो गिरे, बिकॉज हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। और इसी तरह PMLN भी जो मार्च में आ रही है उनका भी यही है। सवाल यहाँ पे ये है कि जो आज आपको सुबकी हुई है, जिस तरह आपके अपने नंबर्स टाली नहीं कर रहे, आपस में जो है वो यूनिटी नहीं है, सड़कों से पहले भी आपने जो है एक्सपेरिमेंट कर लिया, अवाम आपके साथ आने को तैयार नहीं है, तो फिर ये सिर्फ एक अपने लिए इलेक्शन कैंपेनिंग ही हुई ना, इससे तो ज्यादा कुछ ना हुआ। डॉक्टर मारिया, मेरे ख्याल में आपको ज्यादती कर रही हो कि एक मेंबर के ना आने से आप सारा के सारा मलबा, जबकि आपने खुद गिनवाया कि GUI का, पुख्तनख्वा मिली पार्टी का, ANP का, मुस्लिम लीग नून का, सबके मेम्बरान थे, हुकूमत की इत्यादी MQM भी नहीं थे, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात पे, और आप पूरा हमारी जदोजहद का, हमारी तहरीक का, हुकूमत के ख़िलाफ़ एजिटेशन का, उसको आप एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ना आने से आप उसको नती कर रहे हो। मेरे ख्याल में ये ज़ाती वाली बात है। नंबर एक कता कलामी की माफ़ी मंदुखेल साहब, अगर मुझे अलाउ करें, मैं शायद मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर दूं, मैं सिर्फ एक मेंबर की उससे नती नहीं कर रही। अगर आपने डॉक्टर साहब के साथ जो कॉन्वर्सेशन थी सुनी हो, तो उसमें बाकायदा मैंने कहा कि आप क्योंकि PDM में शामिल हैं, तमाम जमातें, इवन मौलाना फजल रहमान के जो सेनेटर हैं वो प्रेजेंट नहीं थे, बट ऑन द होल दिस स्पीक्स PDM का जो ऑपोजिशन की जो एक उनकी जद्दोजहद है उस बारे में कि वहाँ पे भी यूनिटी नहीं है। फिर पीपल्स पार्टी का अलग अपनी जो इसमें इस पूरी तहरीक में जद्दोजहद है उसमें भी जो है वो नाकामी हो रही है। दोनों अलग अलग चीज़ें लेकिन एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं। ठीक है, आपने सही वही बात मैंने रिपीट किया है, लेकिन सारी बातें आपने कह दी है, मगर नज़ला सारा पीपल्स पार्टी के में उस पर मुझे थोड़ा शिकवा था। दूसरी बात ये कि अली मोहम्मद खान साहब ने जो फरमाया है कि पीपल्स पार्टी IMF के पास की, यस बिल्कुल हम गए, और मुमकिन है कि अभी हमारी हुकूमत होती तो भी हम जाते, मुमकिन है। लेकिन आपने तो खुदकशी करने का वादा किया था। आप तो कह रहे हैं अगर हम IMF के पास चलेंगे तो हम खुदकशी करेंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग 10,000 अरब ले गए, आप तो सिर्फ अकेले में जो है ना वो 20,000 अरब से ज़्यादा ले गए, और पूरा पाकिस्तान को क्या, पूरा स्टेट बैंक ही मार दिए IMF के मुंह पे, जैसा आपके वजीर साहब फरमाते थे $200 के बारे में। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी की जदोजहद आज अगर हम PDM के साथ असम्बली के फ्लोर पे इकट्ठे हम पूरा भी है, इवन कि आपको मैंने लॉ एंड जस्टिस कमेटी का और पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी का, जिसमें अली उमर खान साहब मिनिस्टर रहे, वहाँ मुतहद है, उन्हें देखा भी है कि हमने इनके कोई बिल, कोई सी चीज़ पास नहीं होने दिया। लेकिन अगर एक इस तरह इशू से आप, मैं दोबारा आपकी तरफ यूँ आ रहा हूँ कि थोड़ा सा आप अली मोहम्मद खान साहब की पार्टी से पूछे कि आपने ऐसे शर्मनाक बिल क्यों इंट्रोड्यूस कराया, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो इस बिल को हम वापस करेंगे। IMF भी सुन ले और अली उमर खान साहब की पार्टी भी सुन ले। लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। इन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर का 1.5 करोड़ पे तनख्वाह रख के, वो पहले से IMF का नुमाइंदा था, उसके बाद फिर आपने अफवाज पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट वो है अकाउंट है, वो आपने इसी स्टेट बैंक में खोलने का एक अकाउंट खोलेंगे जिसको बराह रास्त इंडिया के एजेंट और अमेरिकन एजेंट उसको देख सकेंगे। उस तरफ आपने नहीं जाना है। खुद
प्राइम मिनिस्टर साहब जब हर तकरीर में ये फरमाते थे ISI भी मेरे नीचे है, आर्मी चीफ भी मेरे नीचे है, ओ भाई ये सारे आपके साथ नीचे होते होते ये आपके स्टेट बैंक आपके हाथ से निकल गया, वो आपके नीचे नहीं है, आप खुद अपने हाथों से दस्तखत करके स्टेट बैंक को हवाले करे हो IMF का। तो सवाल ये है कि जब आप खुद अदारों को इस तरह तबाह करे हो, आप खुद इस तरह आपकी समझ में नहीं आ रही, आपने अपोजिशन के खिलाफ एहतसाब अकबर को आपने इस्तेमाल किया है, आज आप खुद नाकामी का एतराफ़ करो कि हमने गलती की है और आपने उसी नेब के साबिक DG को अब दोबारा लाने की शायद लाए या लाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपने 3.5 साल में सिवाय जबर और जुल्म का आपने कुछ नहीं किया, इंतकाम का। अगले अगर आपके पास बचते भी है तो 1.25 साल, तो 1.25 साल में ऐसे कौन सी दूध के नहरें आप आएंगे जिससे पाकिस्तान खुश होगा। लेकिन जो आपका सवाल था, पीपल्स पार्टी जदोजहद पे यकीन रखने वाली पार्टी है, हम जदोजहद करते आ रहे हैं। पिछले दिसंबर में हमने 3 प्रोग्राम किए, 10 दिसंबर, 17 दिसंबर, 27 दिसंबर, और अभी हमने ट्रैक्टर मार्च की है और अभी हमारी मजीद प्रोग्राम है। और 27 फरवरी को PDM से पहले हम देखेंगे जब बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की क़यादत में कराची से एक काफिला रवाना होगा और पूरे पाकिस्तान से हो तो बाकी लोगों के साथ, तो फिर अब यह भी से परेशान है। सवाल यह है कि हमारी कोताही, हमारी जो गैरहाजिरी या रात 1 बजे के हमें इतला जी मारिया नहीं सुना मैंने जी मंदुखेल साहब, मैंने कहा तो बिल्कुल परेशान नहीं है हुकूमत। आपको तो सीरियसली ले ही नहीं रहे अली भाई, तो एंजॉय कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो तो सीरियसली ले ही नहीं रहे ऑपोजिशन को। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब काफ़ी एक्सपर्ट है और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त असेंबली में भी इनकी स्पीच भी सुनते हैं और इनको मैनेज भी करते हैं। मैं तो वैसे अप्रिशिएट करता हूँ, ये अच्छा, सबसे अच्छा कॉम्पिटेंट वकील है और मिनिस्टर है। लेकिन सवाल ये है कि ये परेशान नहीं है तो फिर इनके बयानात क्यों आ रहे हैं? ये अगर परेशान नहीं है तो ये फिर इंतज़ार करे, चलो हम छोड़ दे ना हो परेशान, चाहो छोड़ दे हमें अपनी हाल पे, हम तो बिल्कुल निकम्मे हैं और बिल्कुल जो आप अल्फाज कहो हम ये है बकौल आपके। लेकिन आप बताओ आपने क्या डिलीवर किया? आपने 3.5 साल में महंगाई की सूरत-ए-हाल देख के, लॉ एंड ऑर्डर का देख लें, CPEC का देख लें, ये सारी चीजें आप कहां लेके जा रहे हो मुल्क को? आपने तो कंटेनर पे चढ़ के वादा किया था 3 महीने के अंदर। और एक और बात शायद अली उमर खान साहब एग्री करेंगे नहीं करेंगे, इनका खुद मैंने एक चैनल पे मेरे साथ एग्री किया, उन्होंने कहा कि हमने जब तर्जुमानों को मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया, उन्होंने ये कहा कि हमने तो करप्शन खत्म की 3 महीने में। तो खुदा का वास्ता, करप्शन बढ़ी है या खत्म हो गया? 140 नंबर पे आप आ गए, जुडिशरी आपके 128 नंबर पे है, करप्शन 140 नंबर पे। भाई खुदा का पता नहीं ऊपर से नीचे तक उन्होंने दूध और शहद की जो चीजें वो नहरें बहानी थी वो छोड़ देना, अब ना हमको माजी याद कराए। अली भाई की तरफ चलती हूँ। अली भाई, वन थिंग इज क्लियर, ऑपोजिशन आपके लिए कोई मसला नहीं है, ये तो चीज़ एक क्लियर हो गई और आज की उसके बाद तो ज़्यादा जो है वो क्लियर हो गई। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर का कल का बयान है कि जी 3 महीने, अभी भी मजीद 3 महीने और शायद उसके बाद आगे भी बढ़ जाए, महंगाई कम नहीं होगी। पेट्रोल के बारे में फिर से खबरें इस वक्त आ रही हैं, पेट्रोल 7 रुपये, डीजल जो है वो 10 रुपये तक जो है वो महंगा होने जा रहा है। ये जो भी इस वक्त ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है, आप उसको माने ना माने, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी जो हुकूमत है उसके खिलाफ एक चार्जशीट है। तो आपने अवाम में तो जाना है ना, अवाम को तो जवाब देना है। महंगाई ने कमर तोड़ दी, ऑपोजिशन को छोड़ दें, आपने अवाम को कैसे फेस करना है? देखिए, ये तो आप भूल जाएं कि अवाम को कैसे फेस करना है, नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा मसला है। अच्छा। मैं इस वक्त भी अपने हलके में हूं और मैक्सिमम जितने भी हमारे तहरीक इंसाफ के जो वोट लेने वाले लोग हैं वो अपने अपने हलकों में होते हैं वीकेंड्स में। हाँ, हम फेस करते हैं। इस तरह मंदोखेल साहब हैं, ये भी अवामी आदमी हैं, कराची जाते हैं और इन हालात में भी जाते हैं। तो खुश हैं आपसे? आप कह रहे हैं बहुत अच्छा कर दिया, जो वादे किए थे सारे पूरे हो गए। आप सुन लिया करें ना, मेहमानों को बुला लेती हैं तो मैं तो मंदोखेल साहब को एक सोने का कप इनाम में देना चाहता हूँ कि इन हालात में भी कराची जा रहे हैं, जिन हालात में इनकी हुकूमत वहां जो कर रही है, इनकी यकीन करें, कल मैं तो हैरान रह गया कि वो कहते हैं आप बैल मुझे मार। ये आप बैल मुझे मार से भी कोई आगे के लोग हैं कि कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, एहतजाज है, उन्हें तो जाके वो आप चढ़ाई कर दी और फिर वहां एक बेचारे वर्कर की जान भी चली गई। और बहाना क्या बनाया कि जनाब वहां खिलाड़ी आए तो वो उनकी सिक्योरिटी वहां पे, ये उधर थोड़ी जाने। इसको कहते हैं वो लोग जो देखें हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। ये हमें यहाँ पे मंदोखेल मेरा तो भाई है और जो है मैं तो जब ये पास हुए तो मैं बड़ा इनको मुबारकबाद भी देने गया, वकील भाई हमारा। यहाँ इनको हम हर तरह से जो है इनको सुनते भी हैं
और हमारे इनके आगा रफीउल्लाह हैं, उनके जमात के हर रोज जो है स्पीकर के डाइस पे चढ़े होते हैं, फिर भी हम उनको सुनते हैं, माइक देते हैं, हर कमेटी में मौजूद है, इनके चेयरमैन मौजूद हैं। इनसे पूछें दिल पे हाथ रख के, ये 4था साल पूरा हो जाएगा 5-6 महीने बाद। इस वक्त सिंध हुकूमत में कोई स्टैंडिंग कमेटी पीटीआई के मेंबर, अपोजिशन के मेंबर के पास नहीं है, बल्कि उनको तो स्टैंडिंग कमेटियों का सिंध असेंबली में मेंबर तक नहीं बनाया गया। देखें, ये एक दोगला वो होता है। अगर एमक्यूएम के लोग निकले थे कल एहतजाज में, उनको सुन लेते, कुछ देर बैठ के जो है एहतजाज करके चले जाते। जिस तरीके से उन पर स्टेट ब्रूटैलिटी हुई है, देखें इससे मामला खराब होते हैं और हमारा नहीं, आपका एक जमहूरी चेहरा जो है उससे मस्क होता है। अगर हम इधर मरकज में करते हैं तो वो आप भी उसको कंडेम करते हैं, हमसे भी थोड़ी गलतियां हुई हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता। मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूं। देखें, डरता बरता इधर कोई किसी से कोई कुछ नहीं है, भी पुराने खिलाड़ी हैं, हम भी इन्हीं रोडों और स्ट्रीट्स में मार खा के आए हैं। असल इशू क्या है जो आपने पॉइंट किया, मैं उस तरफ आना चाहता हूँ, वो है देखें महंगाई प्लस इकोनॉमिक इश्यूज। मैं जो फाइनेंस डिवीजन और इकोनॉमिक अफेयर्स और कॉमर्स वालों का जो असेंबली में बिजनेस देखता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे अंदर का आइडिया है, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस पे आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त महंगाई का एक इशू है, लेकिन मैक्रो इंडिकेटर्स उसके अलावा अगर वो जो बेहतरी की तरफ गए हैं वो कन्वर्ट होते हैं इन अगले 1.5-1.25 साल में, आम आदमी के लिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल 3-4 बड़े फैक्टर्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, जो इस वक्त आपका हमारा जो जीडीपी 5.37 टच किया है, जुलाई के बाद दिसंबर के बीच में तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट गया है ऊपर, क्योंकि वो एक नेचुरल है, लेकिन जून एंडिंग पे हमारा 1.9 बिलियन डॉलर प्रोजेक्टेड ग्रोथ, माजद के साथ वो प्रोजेक्टेड ग्रोथ नहीं है, वो भी अभी प्रोजेक्शन है ना उसकी, ये टच तो नहीं अभी किया। नहीं, 5.37 है, उससे आगे भी जाने का इम्कान है। 2-3 बातें मैं और रख देता हूँ, ब्लूमबर्ग की प्रोजेक्शन है सर। दूसरी अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, इस वक्त जो मेरे लिए एज अ कंज्यूमर, एज अ सिटीजन बहुत एक अच्छी, एक मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज है, वो क्या है, वो ये है कि मियाँ साहब ने बड़ा, उनकी जमात ने कहा कि हम बड़ा जीडीपी ग्रोथ किया, हमने बहुत अचीवमेंट्स की हैं। उनको कोविड जैसा कोई, देखें कोविड एक ऐसा क्राइसिस है जो 100 साल में एक बार आता है, हर साल 100 साल में एक बड़ा क्राइसिस आता है दुनिया पे। उसके बावजूद दुनिया का जीडीपी नेगेटिव में गया, हमारा पॉजिटिव में गया। इस वक्त हमारा जो एक्सपोर्ट है ये बहुत पॉजिटिव चीज है, हमें अपनी पॉजिटिव चीजों को बताना चाहिए। हम एज अ पाकिस्तानी, हमारा इस वक्त $3 बिलियन पर मंथ बाय मंथ जो एक्सपोर्ट होता है, प्लस माइनस होता है थोड़ा बहुत, हम 3 को टच कर रहे हैं। मियां साहब हाईएस्ट 2 को टच कर रहे थे, तो 50% हमारा डॉलर कितना डिवैल्यू किया आपने, वो भी जरा बता दीजिए। देखें उस ये मैं डॉलर्स में एक्सपोर्ट बता रहा हूँ, रुपीस में नहीं बता रहा हूँ। मैं वही कह रही हूँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ ऑब्वियसली डॉलर आपने रुपी डिवैल्यू किया तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसे मिलेंगे ना डॉलर्स में। देखें सुन लेना, पूरी मेरी बात सुने। वो तो हमारा मियां साहब से 50% हम क्लेम करते हैं कि हमारा जो है हाईएस्ट चला गया है, वो आप स्टेट बैंक के जो है फिगर से आप उसको चेक कर सकती हैं। दूसरी जो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मियां साहब बड़ा क्लेम करते थे कि उन्होंने रुपये को मेंटेन रखा, हालांकि आखिरी साल में मुफ्ता साहब ने उन्हीं की जमात के उन्होंने रिवर्स कर दिया, तो साख डार साहब की पॉलिसी तो रिवर्स हो गई। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कोई भी मुल्क के लिए, देखें चाहे हमारी हुकूमत हो, बंदोखेल साहब की हो, मुल्क तो हमारा अपना साझा है ना, मुल्क तो हमारा अपना है। जी। मेरा एक सवाल है 2018 में जब हमारी हुकूमत आई, मियां साहब ने हमें छोड़ा $9 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि किसी भी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री के लिए मिनिमम जो है वो है कि आपका कम से कम 3 महीने का इंपोर्ट बिल, जिस कंट्री का जितना भी बनता है, 3 महीने का इंपोर्ट बिल आपके पास फॉरेक्स रिजर्व में होना चाहिए, अदरवाइज आप बैंकरप्सी की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान का 3 महीने का इंपोर्ट बिल जो है वो 18 से 20 अरब डॉलर के बीच में आता है, ये 9 अरब डॉलर छोड़ गए। इसका मतलब है कि उन्होंने पाकिस्तान को 2/3 हिस्सा दिवालिया करके छोड़ा। इस वक्त आपका 20 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस कर चुका है। तो ये देखें, इस वक्त आपका फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस कर गया है, के कर्ज से हमारा जीडीपी 5.37 प्लस जून एंडिंग $1.2 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट, प्लस जो इस वक्त रिकॉर्ड आपकी सेल्स हो रही हैं और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उठी है, जो बूम हुआ है। तो इस वक्त जो महंगाई का इशू है वो अगर इंशाल्लाह कंट्रोल होता है, खत्म नहीं होगा, कंट्रोल होता है, तो बाकी सारे इंडिकेटर्स इस तरफ जा रहे हैं कि इंशाल्लाह कल को हमारी हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, वो वाली हालत कभी नहीं होगी कि आपको आते साथ ही फौरन IMF के पास जाना पड़े या आते साथ ही फौरन जो है वो तो इस वक्त इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं। आखिरी बात बड़ी लंबी बात हो गई, नुक्ता ले लें। आखिरी बात देखें, देयर इज दिस लॉ, डेट लिमिटेशन लॉ, जो मुझे याद है जब हम अपोजिशन में होते थे, हमारे मेहरबान दोस्त ने डॉक्टर दानिश बड़ा इसका जिक्र किया करते थे, एंकर हैं कि, और वो है लॉ है भी
कि 60% जो है आपका डेट टू जीडीपी रेशियो उससे बढ़ना नहीं चाहिए। जब बढ़ता है वो मुल्क नुकसान की तरफ जाते हैं, बल्कि हमारा तो न्यूक्लियर एसेट वाला मुल्क है, हम तो फौरी तौर पे वो तो उनकी तो आंखें हमारे इस तरफ। इस वक्त अल्लाह के करम से 80% जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो था वो क्रॉस करके नीचे जाके 70% तक हम ले आए हैं। जो आपकी बड़ी लंबी चौड़ी बात होगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी, चले पॉइंट आ गया आपका। करंट अकाउंट डेफिसिट आप जिसका बताते रहे वो अब इस वक्त ऑन द राइज है अगेन, 13 को जो है वो टच करने वाली बात है। इकोनॉमिस्ट आप किसी से जाके पूछ लें, इकोनॉमिस्ट इस वक्त कह रहे हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है आईएमएफ के पास दोबारा जाना पड़ेगा। आप ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जी प्रोजेक्टेड ग्रोथ अगेन ब्लूमबर्ग की इतनी है। मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगी अगेन कमिंग बैक टू द कॉमन मैन, आपने पर कैपिटा इनकम आते ही 1600 कुछ डॉलर्स पर थी, पीएमएलएन छोड़ के गई थी 1652 या इस तरह कुछ थी, और आपने आते ही उसको 1300 पे कुछ आप ले गए थे। ग्रोथ जो आप ये बात कर रहे हैं ये फिगर्स में कागजों में नजर आ रही है, ये आम आदमी तक ट्रिकल नहीं कर रही। डॉक्टर साहब की तरफ जरा चलती हूँ। डॉक्टर साहब ये तो चले हुकूमत अपनी चीज़ बता रही है, आप अपनी बातें करते हैं, लेकिन अवाम ऑब्वियसली आप लोगों से ही सवाल ये करते हैं, और जिस तरह आप लोगों की जो चीज़ें चल रही हैं कि आप अब जो ये 23 मार्च को निकल रहे हैं, पहली तो बात ये शेख रशीद साहब ये बात कह रहे हैं कि जी OIC का बड़ा इंपॉर्टेंट समिट है। आप लोग इमरान खान साहब को ताने देते थे चाइनीज़ प्रेसिडेंट लेट हो गए, अब उस वक्त जिस वक्त फॉरेन मुल्क के जो है वो डिग्निटरीज हमारे मुल्क में आए होंगे, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। देन 27 तारीख को जो है वो KP में बल्दियाती इलेक्शंस का सेकंड फेज है, और उसके बाद कुछ देर बाद 2 तारीख को रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। तो क्या ये सिर्फ बैठ के सिंबॉलिक करने आ रहे हैं, दिखाने आ रहे हैं ऑप्टिक्स के लिए, और करना कराना इसमें कुछ नहीं है, अवाम ये समझ लें फिर? डॉक्टर साहब के साथ हैं, वो धरना देने चले। तो आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि ऑप्टिक्स के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आवाम की हकीकी जज्बात की तर्जुमानी और अक्कासी है। और जो आपने अभी हल्के अल्फाज में कहा कि आवाम के मसाइल जो हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा एक चीज अर्ज कर दूँ आवाम के मसाइल के हवाले से, फिर आपके इसी सवाल पर दोबारा आ जाऊंगा। जितने भी अदाद शुमार अभी मेरे भाई अली मोहम्मद खान दे रहे थे, देखें सबसे पहले आप एक आम फर्द के घर से शुरू करें। कैसे पता लगता है कि कोई शख्स खुशहाल है? वो ऐसे पता लगता है कि सबसे पहले उसकी वो खुशहाली उसके घर में ट्रांसमिट होती है। घर में 3 वक्त की रोटी पकेगी, बिजली के बिल टाइम पे होंगे, बच्चों की फीसें अदा होंगी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, इस घर में कोई गाड़ी होगी, उनके लिबास से आपको अंदाजा होगा कि इस घर में अल्लाह ताला ने खुशहाली दी है। ये इंडिकेटर है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उस बंदे के जाके बैंक अकाउंट चेक करें, आप देखें जनाब ये रोजाना अपने बिजनेस से कितने पैसे जेब में डाल रहे हैं। नहीं, उसके घर के हालात से आपको पता लग जाए बंदा सौख है, खुशहाल है। यही मामलात आप मुल्क में ले आए तो कौम की हालत देखें। अगर ये सारे इंडिकेटर सही हैं और मैशत बेहतर सिमत में जा रही है, आज पाकिस्तान की कौम को खुशहाल होना चाहिए, लोगों को इस हुकूमत के कसीदे पढ़ने चाहिए, हर घर में 3 वक्त की रोटी पकनी चाहिए, हर जो बीमार है उसके घर में दवाई होनी चाहिए, बिजली के बिल अदा होने चाहिए। लेकिन ये नहीं हो रहा। हमारी इस वक्त 70 से 80% आबादी पाकिस्तान की, यानी 22 में से 15 करोड़ से ज्यादा आबादी, ये तो 4-5 चीजें होती हैं। दोबारा अर्ज कर देता हूँ, बिजली बिल, गैस बिल, मकान का किराया, बच्चों की फीस, माँ बाप की दवाई और रोजमर्रा के खर्चात, किचन का खर्चा, ये पूरा नहीं कर पा रही। 15 करोड़ से ज्यादा लोग वो ये 4-5 चीजें पूरी नहीं कर पा रहे। तो खुशहाली कहाँ पे है? वो मतलब कागजों में है, वो इशारियों में है, वो अंग्रेजी में है, वो किस जगह खुशहाली है? आज आप जिस जगह जाएं, जिस शख्स से बात करें, हर पाकिस्तानी आपको कह रहा है कि मैं बहुत तंग हूँ, हमारी जान कब छूटेगी, ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अपने तौर पर ये बहुत लायक होंगे, अपने तौर पे ये बहुत सारे PhD होंगे, डॉक्टर भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन बात ये है कि क्या जो बात मैंने आपसे की है, क्या इसकी रियलाइजेशन इस हुकूमत को है? ये मसाइल मौजूद है अवाम के और अवाम तंग है? बिल्कुल भी नहीं है। आपको जितने भी हुकूमत के तर्जुमान नजर आएंगे वो आपको इसी तरह अदाद शुमार से सेटिस्फाई करते हुए आएंगे, अपने ज़मीर को भी और पाकिस्तान के अवाम को भी। और मेरा ख्याल है कि दोनों सेटिस्फाई नहीं होते। इस तरह ना अपना ज़मीर सेटिस्फाई होता है, क्योंकि आपको पता है खासतौर पर जो इलेक्टेड लोग हैं वो हल्कों में जाते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, उन्हें पता है इस बात का
ये अदाद-ओ-शुमार जो है ये कागज सर की लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक, वो आपकी बात ठीक, वो मैं भी अली भाई से ये बात कर चुकी हूँ, मेरे सामने पीबीएस की स्टेटिस्टिक्स इस वक्त पड़े हैं, वो भी यही कहानी जो है सुना रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में भी 18% जो है वो महंगाई बढ़ गई है। बट सवाल ये है कि आप लोग करने क्या आ रहे हैं? बिकॉज 23 मार्च को आप आएंगे, अगेन डिग्निटरीज वहाँ होंगे, क्या अचीव करेंगे, क्या इमेज जाएगा। 27 तारीख को केपी में जो है वो इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, कुछ दिन बाद रोजे आ जाएंगे। तो इसका मतलब सिर्फ आप सिंबॉलिक एक आके बस ये एक मार्च करके आप दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी इसी गेम में अभी भी मौजूद हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी आ रही है। देखिए पीडीएम ने सर ऐलान पीपल्स पार्टी से पहले किया था। बाकी मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि कोई भी ऐसा मार्च जो पीडीएम की तरफ से किया जाएगा उससे कोई फॉरेन डिग्निटरीज डिस्टर्ब नहीं होंगे। हम इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के सिस्टम स्ट्रक्चर, इसकी इज्जत के साथ हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ है, कभी ऐसा नहीं होगा। और फिर ये भी है कि ये मार्चेस शुरू कहाँ से होंगे? वो कराची से शुरू होगा, कोयटा से शुरू होगा, इसलिए इनका यहाँ पे पहुंचना वो उसमें वो आगे पीछे हो सकता है। मतलब इतना कि जितना कि आप जो मौजूद मेहमान हैं वो खराब ना हो, इस बात को हम यकीनी बनाएंगे। चले, मुझे एक छोटी सी जो है वो ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, एक चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा डिबेट आजकल हो रही है और जो कि आपकी जो एलाइड पार्टीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ का मामला जो है वो आप छोड़ें और आप आवाम की तरफ डिलीवरी पे जो है वो तवज्जो दें। लेकिन जो अभी पटिशन आया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, और क्योंकि आप वकील भी हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अटर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि इसको पार्लियामेंट में आना चाहिए। क्विकली मुझे बता दें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वो कहते हैं इसको कोर्टों में नहीं जाना चाहिए, 62(1)(f) वाला मामला जो है ये पार्लियामेंट में जाना चाहिए, वहां से हल होना चाहिए। मेरे ख्याल में खालिद साहब ने, आपने खालिद जावेद साहब की बात की है, स्पॉट ऑन। इसकी रीजन ये है, दिस इज बेसिकली पॉलिटिकल डिसीजन। क्या मुल्क की सियासी अशराफिया ये समझती है कि अब इस मुल्क में सादिक और अमीन वाला लॉ चेंज होना चाहिए? अगर चेंज होना है तो अदालतें तो आपको वो नहीं करके देंगी। अदालत तो देखें, न्यू लेजिस्लेशन तो इधर इससे होना है। मैं समझता हूँ कि ये ना हम कर सकते हैं, ना अफोर्ड कर सकते हैं, ना हमारा आईन इसकी इजाजत देता है, ना हमारा दीन इसकी इजाजत देता है, ना अवाम इसको अच्छा समझेंगे। क्योंकि अवाम तो अगर 5,000 का बिल ना पे करें, आप उनको उल्टा लटका देते हैं। यहाँ पे अरबों रुपए लोगों को खांचा खा गए। लेकिन कुछ जो है चीजें होती हैं जो वक्त फैसला करती हैं, और बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से मियाँ साहब के लिए वो फैसला हो चुका है। अब वो वक्त का फैसला है। अच्छा, वक्त की लकीरें वापस नहीं मिटा करती। राइट। मैं जरा खालिद, मैं जरा मंदुखेल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो अभी अली भाई अभी दे रहे हैं, साथ साथ ये भी डिबेट हो रहा है मंदुखेल साहब कि 184(3) जो पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीज़ें हैं, नोटिस जो लेती है अदालत, वो पर्सन स्पेसिफिक ना हो, जो कि इस केस को कहा जा रहा है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू दोनों पे बता दीजिए, क्या पार्लियामेंट में आना चाहिए और ये जो ये मसला है? डॉक्टर मारिया, इससे पहले मैं अली उमर खान साहब की पिछले जुमले के एक जवाब देना चाह रहा हूँ। IMF के पास या वो 20 अरब डॉलर जो रिजर्व है इनके पास। डॉक्टर मारिया, अगर हम चारों मिलके किसी गरीब आदमी को 1-1 करोड़ रुपए दे दे उसके अकाउंट में रखने के लिए, तो वो करोड़पति कहलाएगा? हरगिज नहीं। आपने सऊदी अरब से पैसे लिए 72 घंटे की अल्टीमेटम पे और खुद को करोड़पति समझ रहे, नंबर 1 बात। अच्छा, दूसरी बात जो 62(1)(f) की बात की है, बिल्कुल अटॉर्नी जनरल साहब गलत कह रहे हैं, इस वजह से कि 62(1)(f) जो है ना वो क्लियर नहीं है। आइन मैंने भी पढ़ा है, अली उमर खान साहब ने पढ़ा है, उसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो किसी को नायल, किसी को ना, किसी को 5 साल, किसी को तायात, ये नहीं चलेगा, तशरीह होना चाहिए। तीसरी 184(3) का मैं खुद आमी हूँ, इसका 184(3) जो सुप्रीम चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है उसके ऊपर अपील होना चाहिए, क्योंकि गो मुस्लिम लीग नून की पिछली हुकूमत में बिल पेंडिंग है, मैं उसको करज रहा हूँ, तो मेरा खुद बिल लाने का जो है ना वो प्रोग्राम है। मंदुखेल साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मंदुखेल साहब आपका, और अली मोहम्मद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।